Hello everyone, very welcome to iExam B 50% faster preparation. Yes, this is the only platform and this is 28th video RBI grade B preparation. आंट एंड ग्रास ओवर की कहानी सबने सुनी होगी, बट पॉइंट ये है हाउ मेनी ऑफ अस इम्प्लीमेंट, हाउ मेनी ऑफ अस एग्जीक्यूट। मालूम सबको होता है लेकिन करने वाले की ही फिर जीत होती है। पता सबको है कि आरबीआई नोटिफिकेशन अभी आते 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 आया है और फिर आएगा, बीच में आईआरडीए है, बीच में सेबी होएगा, बीच में नबार्ड होएगा, बीच में और भी बहुत सारे एग्जाम होंगे। बट पॉइंट इज क्या हम तैयारी कर रहे हैं। तो फेज 2 के लिए आपको सारे वीडियो देखने मैंने कहा था, और अगर आगे के लिए तैयारी कर रहे हैं तो दिस इज द राइट टाइम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी। क्वेश्चन मैंने लास्ट टाइम आपसे पूछा था, आपने आंसर दिया, पार्टिसिपेट किया तो लर्निंग बेटर होएगी। सही आंसर है इसका एन इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट। ये काय का इंस्ट्रूमेंट है भाई? ये तो है मॉनिटरी पॉलिसी का। आई थिंक बहुत इजी क्वेश्चन है अगर आप आरबीआई की तैयारी कर रहे हैं। दिस इज नॉट अ फिस्कल पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट। फिस्कल पॉलिसी मींस गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो बात करती है कितना लोन लेना है, बजट में क्या होगा, टैक्सेस का क्या होगा, टोबैको पे सेस बढ़ा दिया या इनकम टैक्स के स्लैब चेंज कर दिए, और कोई अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता लगा दिया, कोई ओल्ड एज पेंशन लगा दी, तो इन सबसे फिस्कल पॉलिसी निर्धारित होती है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज एलबीओ, लेवरेज बाय आउट। व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ द फंड यूज फॉर एक्विजिशन ऑफ द कंपनी। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि एलबीओ में क्या होता है। बेसिकली एक कंपनी को एक्वायर किया जाता है, बाई आउट किया जाता है। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ द फंड। तो अगर आपको लेवरेज वर्ड आपने सुना है और अगर आप मेरे वीडियो को लगातार सुन रहे होंगे, यू मस्ट हैव हर्ड इट एटलीस्ट 4-5 टाइम्स, बिकॉज मैंने जब डेट इक्विटी रेशियो बताया, मैंने आपको बहुत बार लेवरेजिंग की बात करी होगी, गियर बना के बताया कि कैसे हम कैपिटल को लेवरेज करते हैं बाई टेकिंग द डेट। लेवरेजिंग समझ में आ गई। सो यहां पे सोर्स क्या होगा आपका? डेट, बिकॉज आप इस तरीके से आप लेवरेज कर रहे हो कैपिटल को, और ये क्या है, इस तरीके से आप आरबीआई की स्टेप बाय स्टेप तैयारी कर रहे हो। आप सक्सेस लाना चाहते हो, यू हैव टू स्टार्ट, एंड द अर्ली यू स्टार्ट द अर्ली यू गेट द सक्सेस। डेस्टिनेशन यहाँ है, किसी की स्पीड बहुत फास्ट है, किसी की स्पीड स्लो है, लेकिन अगर आप लगे हुए हैं और आप सही तरीके से लगे हुए हैं, फर्स्ट यू शिल नो दैट यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, एंड देन यू हैव टू कंटिन्यू डूइंग इट, कंटिन्यू डूइंग इट। बार 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 आप हैमर करते जाओगे ना, तो आपको रिजल्ट मिलेगा ही माझी के जैसा। हमारे कोर्स में आपको मिलते हैं शॉर्ट वीडियोज और मिलते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ये जो शॉर्ट वीडियोज है ना, 10-15 मिनट के वीडियो होते हैं, आप इनको फटाफट रिवाइज कर सकते हो। एट द एंड ऑफ द वीडियो देयर विल बी कॉन्सेप्ट चेक क्वेश्चंस। आपको मालूम पड़ेगा आपने कितने अच्छे से समझे, और आप वीडियो को चाहे तो स्किप भी कर सकते हो जो टॉपिक आपको आता है। ये पीडीएफ नोट्स जो होते हैं इनको आप डाउनलोड कर सकते हो, और इसको आप रिवीजन के लिए यूज करना, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट होता है जो आपको रिवाइज करना पड़ता है। और इसके अलावा आपके पास लाइव क्लासेस होंगी डेली, जिसमें आप फैकल्टी से जूम मीटिंग में रूबरू होते हो, कुछ भी प्रश्न पूछ सकते हो। आप अपने को अनम्यूट कीजिए और डिस्कशन कीजिए। यहाँ पर आंसर हो गया डेट। तो प्राइमरी सोर्स ऑफ द फंड यूज फॉर फाइनेंसिंग द एक्विजिशन ऑफ ए कंपनी इन एलबीओ इज डेट। द एक्वायरिंग कंपनी यूजेस सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ डेट टू फाइनेंस द एक्विजिशन with the intention of using the cash flow from the target company to pay down the debt। जो कंपनी को हमने एक्वायर किया उससे अपने को रिपेमेंट, डेट रिपेमेंट में हेल्प मिलेगी। Which of the following are the differences between swaps and future contract? डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, थोड़ा सा मुश्किल अगर आपको ज्यादा नहीं पड़ा हुआ है, बट रीजनेबल है। तो इट डिपेंड्स आपकी तैयारी कितनी है। Swaps are typically short run, whereas futures contract tend to extend over several years. A future contract involve only one future transaction, whereas swap typically involve several forward transaction. Swap में ऐसे ही होता है ना। Swaps are not usually mark to market, whereas futures contract are mark to market. Perfect, क्योंकि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या एक्सचेंज पर हो रहे हैं,
तो वहां पे मार्क टू मार्केट होता रहता है। और स्वैप जो है बेसिकली ओटीसी है, ओवर द काउंटर डील होती है स्वैप में, तो वो मार्क टू मार्केट नहीं होते हैं, इसलिए ये ओटीसी डील कहलाती है। ये दोनों सही हैं। शॉर्ट रन लॉन्ग रन जैसा कोई बात नहीं है। परफेक्ट। स्वैप क्या है? एग्रीमेंट बिटवीन टू काउंटर पार्टीज टू एक्सचेंज कैश फ्लो इन द फ्यूचर। अगर आपको नहीं पता है तो स्वैप में कैश फ्लो एक्सचेंज हो सकता है, इंटरेस्ट रेट एक्सचेंज हो सकता है, कोई भी चीज का एक्सचेंज बेसिकली स्वैप है। जैसे कि मैंने बोला मेरे पास फ्लोटिंग रेट का इंटरेस्ट है, आपके पास फिक्स रेट का इंटरेस्ट है, हमने एक्सचेंज कर लिया। इट इज ट्रेडेड ओटीसी, ओवर द काउंटर, हम दोनों के बीच में डील हुई, एंड इन द नेचर ऑफ मल्टीपल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ओटीसी है तो मार्क टू मार्केट नहीं है। अब कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है अबाउट सोवरेन वेल्थ फंड? सोवरेन वेल्थ फंड अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि आरबीआई के एग्जाम में जा रहे हैं, तो आरबीआई गवर्नमेंट का फंड मैनेज करता है, बट आरबीआई के पास जो फंड है हम उसको सोवरेन वेल्थ फंड नहीं बोलते हैं एज सच, बिकॉज दीज आर सेपरेट फंड क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट फॉर दीज पर्पजेज जिनकी हम बात कर रहे हैं। फंड्स ऑफ द गवर्नमेंट और द सेंट्रल बैंक ऑफ ए कंट्री, ये बात सही है। मनी इज इन्वेस्टेड टू अर्न प्रॉफिटेबल रिटर्न। तो यहां पर मैं आपको एक क्लू देता हूं, बिल्कुल अच्छे से याद रख लेना, कहीं भी काम आएगा आपको। आरबीआई के पास जो पैसा है उसमें पता है पहला चीज क्या है? पहला चीज आरबीआई का एम है लिक्विडिटी मेंटेन करना, ठीक है, और सिक्योरिटी, उस पैसे की जो सिक्योरिटी है उसको मेंटेन करना, कि पैसा जो है सिक्योरिटी हो, सिक्योरिटी को मैं ऊपर लेके आऊंगा। तीसरा चीज आएगा प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी पीछे है, क्योंकि देश का पैसा है वहां पे, तो वो सही इंस्ट्रूमेंट में यूज होना चाहिए, और लिक्विडिटी भी होनी चाहिए, और प्रॉफिटेबिलिटी बात की बात है, मतलब दैट इज नॉट द मेन क्राइटेरिया। जबकि सोवरेन वेल्थ फंड में वो भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, फंड्स विच आर क्रिएटेड फ्रॉम द रिकवरी ऑफ द ब्लैक मनी बाय द गवर्नमेंट। अब ये सुन के बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको, है ना? पढ़ा नहीं है तो ये तो बहुत ही बढ़िया लगेगा, हाँ ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं होता है भाई, ब्लैक मनी से कोई लेना देना नहीं है इसका। सोवरेन वेल्थ फंड है गवर्नमेंट के। सोवरेन वेल्थ फंड्स कैन आल्सो सर्व डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल फंक्शंस, एब्सोल्युटली। भाई देश का पैसा है तो पॉलिटिकल रिलेशंस आर आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अल्टीमेटली पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स को ड्राइव करती है, आप सुनते रहते होंगे, तो वी कांट इग्नोर दैट, ये भी एक होता है। तो एक्सेप्ट थर्ड, ऑल आर करेक्ट हियर। मॉनिटरिंग फिस्कल डेफिसिट हैज बीन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर ऑफ द बजट। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, पूछा नहीं है, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट इंडिकेट्स दैट द नीड फॉर बोरिंग बाय द गवर्नमेंट विच इज रिफ्लेक्टिव ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ। तो डेफिसिट जितना होगा उतना गवर्नमेंट को बोरिंग करनी होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग मींस फिस्कल कंसोलिडेशन बाय द गवर्नमेंट। एक्चुअली ये सब जानकारी आपको ज्ञान दिया है एक्स्ट्रा, जो मिलता है फेज 2 के एग्जाम में। ये आपसे पूछा है कि क्या फिस्कल कंसोलिडेशन कहलाएगा? इंक्रीज बोरोइंग, ज्यादा बोरो कर रही है, इंक्रीज इंटरेस्ट रेट ऑन बोरोइंग, रिड्यूस टैक्स रेट, और रिड्यूस्ड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और ऑल ऑफ द अबव। अब आपको सारे दिख रहे हैं कि सारे के सारे काम तो फिस्कल से रिलेटेड है, लेकिन ये बोरोइंग बढ़ाने से काय का फिस्कल प्रूडेंस आ रहा है? फिस्कल प्रूडेंस आ रहा है रिड्यूस्ड एक्सपेंडिचर। जब गवर्नमेंट अपना खर्चा कम कर रही है तो उससे क्या फिस्कल डेफिसिट कम होएगा, उससे फिस्कल कंसोलिडेशन होएगा, फिस्कल प्रूडेंस आएगी, खर्चे पे कंट्रोल रखो, और कमाई को बढ़ाना भी है, बट यहां पे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर से थोड़ा सा ज्ञान और लास्ट में क्वेश्चन पहले पढ़ लूं। Which of the following has the right to sell an asset at a predetermined price? बस यही क्वेश्चन है, ऊपर आपको समझाया जा रहा है बेसिकली क्या होता है पुट कॉल, और किस टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं कैपिटल मार्केट में। मैं इसको छोड़ देता हूं, बट अगर आपको पहले ये पढ़ना है, यहाँ पे पॉज कर लो मेरी बात आगे सुनने से पहले, रीड द क्वेश्चन केयरफुली, आंसर दिस क्वेश्चन। मुश्किल है नहीं, मुश्किल आंसर मतलब, लेकिन डिपेंड ये करेगा कि आप समझ पा रहे हो या नहीं। इतनी सी बात पूछी है, किसको राइट है बेचने का एट ए प्री डिटरमाइंड प्राइस। तो बेचने का राइट किसको होगा? किसको होगा बेचने का राइट? कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है? पुट इज राइट टू सेल, है ना, और कॉल क्या है?
खरीदने का राइट है नहीं है। तो यहाँ पे अगर वो बात आपको समझ में आ गई तो आप आसानी से समझ रहे हो कि जिसने पुट खरीदा है, अब पुट खरीदा है मतलब बेचने का राइट खरीदा है, तो पुट का जो बायर है, पुट का एक सेलर भी होगा, पुट का एक सेलर भी होगा, पुट राइटर बोलते हैं जिसको ना, जिसने पुट ऑप्शन लिखा है, या जो सेलर है वो नहीं, जो पुट का बायर है उसके पास राइट है कि वो उस एसेट को एक प्री डिटरमाइंड प्राइस पे बेच सकता है। ओके, लास्ट टाइम पुट कॉल पॉलिटी पूछा था, थोड़ा मुश्किल था, ये वाला इजी क्वेश्चन है, बट ये वर्ड अगर आपने नहीं सुना तो मुश्किल लगेगा। आई थिंक ये वाला तो इंटरेस्टिंग है थोड़ा। अ बॉन्ड दैट is issue that is structured so that a proportion of the outstanding bond mature at regular intervals until all the bonds have matured, उस बॉन्ड को क्या कहते हैं? अगर आपको समझ में नहीं आया क्वेश्चन, ऐसे बताता हूं कि नॉर्मली क्या होता है कि बॉन्ड के एंड में जो लास्ट मेच्योरिटी का टाइम आता है तब आपको सारा आपका पैसा वापस मिलता है। ये बोल रहा है कि बॉन्ड के लाइफ के दौरान आपको थोड़ा 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 पैसा मेच्योर होता जा रहा है, तो इस टाइप के बॉन्ड को क्या कहते हैं? जेम्स बॉन्ड? नहीं नहीं, जेम्स बॉन्ड तो जेम्स बॉन्ड है, ठीक है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सीरियल बॉन्ड की। ऐसा होता है, देखिए सीरियल बॉन्ड, आपको नॉर्मल बॉन्ड कैसा था, ट्रेडिशनल बॉन्ड पूरा का पूरा 1 मिलियन इधर मिला, 1 मिलियन है नहीं ज्यादा, 100 मिलियन, 100 मिलियन एक साथ मिला ईयर 10 में। इसमें क्या हुआ, 20 लास्ट 5 ईयर में मिला और बन गया 100 मिलियन। तो ऐसे बॉन्ड को बोलते हैं सीरियल बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड क्या है पता है? जिसमें कोई कूपन होता ही नहीं है। और परपिचुअल बॉन्ड मतलब जिसका कोई एंड डेट नहीं है। एक क्वेश्चन आएगा जीरो कूपन बॉन्ड पे, फिर बताइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 7 प्रायोरिटीज ऑन विच द बजट प्रपोजल ऑफ 23-24 रेस्ट्स। और अगर आपने बजट वाली पॉइंट ध्यान से पढ़ा है तो ये आपसे गलत नहीं होना चाहिए, तुक्का मारोगे तो गलत हो ही जाएगा, गारंटी के साथ बोल रहा हूं। मैंने ऑप्शन इतने अच्छे से बनाए ना, अगर आप गेस कर लो तो मुझे नहीं लगता आप कर पाओगे। अगर आपने पढ़े हैं वो 7 पॉइंट तब भी होएगा। बताओ, पॉज कर लो टाइम बचाने के लिए नहीं, मैं तो आगे चल रहा हूं, क्योंकि ये जो 7 पॉइंट्स है ये है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, रीचिंग टू द लास्ट माइल, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, अनलीसिंग द पोटेंशियल, ग्रीन ग्रोथ, यूथ पावर एंड फाइनेंशियल सेक्टर। ये 7 पॉइंट को सप्तऋषि हैं ये, जैसे गाइडिंग अस थ्रू द अमृतकाल। अभी अमृतकाल चल रहा है ना, तो ये सप्तऋषि अपने को गाइड करने वाले हैं। और इसमें ये नहीं है, ऐसे में बहुत अच्छे अच्छे वर्ड ला सकता हूं, जरूरी नहीं है कि हर रिक्वायर्ड डिजायर्ड चीज वहां पे मेंशन की गई हो, तो हर चीज लॉजिक से नहीं हो सकती है, याद करना पड़ेगा हर जगह, खाली कॉमन सेंस से काम नहीं होता। इन केस ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच टाइप ऑफ जीएसटी इज अप्लीकेबल। तो जीएसटी आपको पता है कितने टाइप का होता है? नहीं पता तो पढ़ लो, ये जो फंडामेंटल चीज है, ये बेसिक सा क्वेश्चन है, कुछ मुश्किल नहीं है ये। यहां पर आएगा आपका क्या, आईजीएसटी, इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज व्हेन द लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ द सप्लाई आर इन डिफरेंट स्टेट, ऑल्सो इन केस ऑफ द एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। तभी भी क्या होगा, यहाँ पे लगेगा आईजीएसटी। जैसे एससीजेड यूनिट होती है वहां पर भी यहाँ पे इंटर स्टेट अज्यूम किया जाएगा उसको, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट और एससीजेड में भी। और अगर इंटर स्टेट है तो लगने वाला है यहाँ पे आईजीएसटी, ठीक है। Which of the following does not come under the scope of financial inclusion program? Again, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलो मैं क्या समझाऊं इसमें। फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब बेसिकली बैंकिंग से जोड़ना लोगों को, या फॉर्मल फाइनेंशियल सर्विसेज से जोड़ना। अब फॉर्मल फाइनेंशियल सर्विसेज की बात जहां आती है वहां पर डीमेट तो बहुत हाई लेवल की बात है। आई थिंक जितने लोग आप इस वीडियो को देख रहे होगे बहुत कम के पास डीमेट अकाउंट होगा, राइट। ये सारे आपको पता होना चाहिए। जनधन स्कीम क्या है, बीसीबीएफ मॉडल क्या है, केवाईसी नॉर्म रिलैक्सेशन क्या है, और किसान क्रेडिट कार्ड क्या है, केसीसी। मैंने बहुत बार बताया हुआ है, फॉर द इंटरेस्ट ऑफ टाइम इससे मैं नहीं बता रहा हूं। आगे चलते हैं। तो डीमेट आपका सही आंसर है,
ये आंसर आपने मुझे करना है। एम्प्लॉई, मैं हिंदी में बता रहा हूँ, आप पढ़ लेना पॉज करके। एम्प्लॉई रिजाइन कर लिया, रिजाइन करने के बाद कंपनी ने बोला आप घर में बैठो, आराम से शांति से घर में बैठो, हम आपको फुल सैलरी देंगे। आपका जो नोटिस पीरियड है 1 महीना 2 महीना 3 महीना ऐसे कुछ नोटिस पीरियड रहता है, आप शांति से अपने घर में बैठिए, हम आपको देंगे फुल सैलरी। क्यों देंगे? क्योंकि भाई आप ऑफिस में आके दूसरों को परेशान करोगे, आप ऑफिस में आके कोई डेटा वेटा ऐसा ले जा सकते हो जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और शायद आप कंपटीशन के पास जाके जॉब करने वाले हो इसके बाद। सो वी डोंट वांट टू टेक दैट रिस्क। हम आपको पूरी सैलरी आपकी नोटिस पीरियड की घर पे देंगे, ऑफिस आने की भी जरूरत नहीं है। उस टाइप की लीव को क्या बोलते? कैस करना मुश्किल होगा, ट्राई कर सकते हो, बट अगर आपने नहीं पढ़ा है तो शायद मुश्किल होगा। बट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, राइट इन द कमेंट, आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तैयारी छोड़नी नहीं है अगर आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बनना है। अगर आपको बैंकिंग और फाइनेंस में आगे जाना है तो आरबीआई ग्रेड बी इज योर अम्ब्रेला एग्जाम। नया बैच शुरू हो रहा है, सारी डिटेल आपको मिल जाएंगी। आप वेबसाइट पर आइए, नहीं तो हमें कांटेक्ट कीजिए 9205524028 पे। एक एक दिन इंपॉर्टेंट है। पेपर की डिफिकल्टी तो आप देख रहे हो बढ़ती जा रही है, बट निकालने वाले तो निकालेंगे ही, फिर से सिलेक्शन होने वाले हैं, हम बताएंगे जब सिलेक्शन होंगे। आपका नाम उस लिस्ट में आएगा या नहीं वो आप पर निर्भर करता है। गुड लक, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।